Hello friends and welcome to the Exams Made Simple. Today we are going to current affairs for 27th of December 2018. Before beginning the discussion, let's see some of the questions for you all. तो सबसे पहला क्वेश्चन है, who among the following signed the Treaty of Bassein in 1802 with the British East India Company? Options हैं बाजीराव टू, बाजीराव फर्स्ट, सुल्तान बहादुर या none of the above. दूसरा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, इन 1953 अंडर हुज चेयरमैनशिप वाज द फर्स्ट ओबीसी कमीशन फॉर्म्ड? ऑप्शंस हैं जोआकिम अल्वा, काका कालेलकर, हार्देकर मंजप्पा या के शेट्टी. तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या है इन क्वेश्चंस का आंसर. थर्ड क्वेश्चन है, इन विच ईयर फर्स्ट सेंसस वाज कंडक्टेड इन इंडिया? ऑप्शंस हैं 1884, 1872, 1881 या 1856. इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है वो है, विच स्टेट असेंबली हैज रिसेंटली पास्ड एंटी मॉब वायलेंस बिल रिकमेंडिंग लाइफ इम्प्रिजनमेंट? आपके ऑप्शंस है मणिपुर, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र. तो कमेंट करके बताइएगा आप लोग इन क्वेश्चंस के आंसर. डिस्कशन शुरू करते हैं. तो जो सबसे पहली न्यूज़ थी वो है, एनआईए बस्ट इस्लामिक स्टेट स्टाइल मॉड्यूल फॉइल्स टेरर स्ट्राइक्स इन दिल्ली. तो ये जो न्यूज़ थी इसमें एनआईए हैज़ अरेस्टेड 10 पर्सन्स एंड डिटेन्ड 6 फॉर प्लॉटिंग अटैक्स इंस्पायर्ड बाय इस्लामिक स्टेट इन दिल्ली. तो ये न्यूज़ एज सच हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसमें जो जिस एजेंसी का नाम लिया गया है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी एनआईए. तो एनआईए के बारे में देख लेते हैं. व्हाट इज एनआईए? एनआईए इज सेंट्रल एजेंसी एस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू काउंटर टेरर अटैक्स इन इंडिया. और ये एक्ट करती है सेंट्रल काउंटर टेररिज्म लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, जस्ट लाइक एफबीआई ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स. और ये बनी कब थी? इट वाज फॉर्म्ड आफ्टर मुंबई टेरर अटैक्स इन 2008 एंड इट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 2009. एंड इसका जो एक्ट है वो है एनआईए एक्ट 2008. एंड ध्यान रखिएगा, एनआईए एक्ट जो है पास 2008 को एंड एनआईए बनी थी 2009 में. इसके प्रेजेंट चेयरमैन कौन है? इसके प्रेजेंट चेयरमैन है वाईसी मोदी. ध्यान रखिएगा इस नाम को, वाईसी मोदी. तो इस न्यूज़ में हमने एनआईए के बारे में देख लिया है. अब हम अपनी अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं. जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना टू हैव सेपरेट हाई कोर्ट्स. तो अभी सेंट्रल ने ये नोटिफिकेशन पास कर दिया है कि दैट द प्रिंसिपल सीट ऑफ द आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट विल बी इन अमरावती एंड हैदराबाद हाई कोर्ट विल सर्व एज अ हाई कोर्ट फॉर तेलंगाना. ये किस आर्टिकल के अंदर किया गया है? इट हैज बीन डन अंडर आर्टिकल 214 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच प्रोवाइड्स फॉर अ हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट. तो ये ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 214 आपकी स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा. तो आर्टिकल 214 डील्स विथ हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट. तो ये न्यूज़ हो गई है हैदराबाद और तेलंगाना हाई कोर्ट से रिलेटेड. एंड एक और पॉइंट इसमें ध्यान रखिएगा, तेलंगाना वाज फॉर्म्ड ऑन 2 जून 2014. तो ये ध्यान रखिएगा. इसके बाद जो न्यूज़ हमारे लिए है वो है, बीएनपी लीडर विल बी ब्रॉट टू जस्टिस सेज बांग्लादेशी प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना. यहाँ पे हमारे लिए ये पर्सन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमने कल भी येस्टरडे ऑल्सो वी सॉ अबाउट द बांग्लादेशी इलेक्शन प्रोसेस एंड डेमोक्रेसी. यहाँ पे सो अ क्विक रिकैप अबाउट व्हाट वी सॉ येस्टरडे. So Bangladesh has basically two important parties, Awami League and Bangladesh Nationalist Party. Awami League is led by current Prime Minister Sheikh Hasina, and this Awami League is considered close to India. And second one is Bangladesh Nationalist Party, which is led by Khaleda Zia, and she is considered close to Pakistan and China. तो यहाँ पे जो भी इलेक्शन का रिजल्ट आएगा, that is certainly going to impact India. So if Awami League wins, then India-Bangladesh relations would be better. And if Bangladesh Nationalist Party win, then we will have to wait and watch whether how the relation will foil. तो ये ध्यान रखिएगा. यहाँ पे हमने देखा दो चीज़ें. एक तो बांग्लादेश की दो इंपॉर्टेंट पार्टीज कौन कौन सी हैं. सबसे पहले अवामी लीग एंड दूसरी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी. एंड दूसरी चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि बांग्लादेश में भी फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है, जस्ट लाइक इंडिया. तो यहाँ पे ये न्यूज़ इस पेज पे इंपॉर्टेंट थी. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. सेकेंड पेज पे कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं थी. इट वॉज ऑल पॉलिटिकल न्यूज़. इन थर्ड पेज देयर वॉज एन एडवर्टोरियल अबाउट चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग. एंड इनके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा. हियर ही इज़ बीइंग पोर्ट्रेड एज अ मैन हु लेड चाइना टू मोर रिफॉर्म्स. आप लोग एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि 2018 मार्क्स द 40th एनिवर्सरी ऑफ रिफॉर्म एंड ओपनिंग अप स्टार्टेड बाय डेंग जियाओपोंग इन 1978. तो ये ध्यान रखिएगा कि चाइना की जो इकोनॉमी ओपन अप हुई थी वो 1978 में हुई थी एंड इंडियन इकोनॉमी ओपन अप इन 1991. तो around more than 13 years of difference was there, and that is the difference we are seen in the manufacturing power of China
एंड इंडिया दैट इंडिया डिलेड इट्स ओपनिंग अप ऑफ द इकोनॉमी। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सिर्फ यही एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसके अलावा दो और फैक्ट हैं कि in 2017 चाइना हैज़ अकाउंटेड फॉर 27.8% ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो दूसरा फैक्ट है वो ये है कि आफ्टर रिफॉर्म्स चाइना हैज़ इमर्ज्ड एज द मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ द वर्ल्ड and rest in this advertorial is all about glorification of the president and his father, so we can ignore it। यहाँ पे हमसे दो तीन चीज़ें ध्यान रखेंगे इस एक न्यूज़ से कि 1978 में चाइनीज़ इकोनॉमी ओपन अप हुई थी। रिमेंबर दैट इन 1978 चाइनीज़ इकोनॉमी ओपनड अप, एंड सेकेंड फैक्ट इज दैट इन 2017 चाइना अकाउंटेड फॉर 27.8% ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड नाउ चाइना इज मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ द वर्ल्ड। तो ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पेज पे आते हैं, वहाँ पे देखते हैं कौन सी न्यूज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे एक न्यूज़ इस पेज पे इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट बॉडी चीफ कॉल्स लोन वेवर अ फेलियर। एज सच व्हाट इज गिवन इन दिस न्यूज़ आर्टिकल इज नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट, बट सम ऑफ द डिमांड्स दैट दिस पर्सन नेम्ड किशोर तिवारी हैज़ मेड आर इम्पॉर्टेंट। एंड इनकी जो डिमांड है दैट फ्री एजुकेशन शुड बी प्रोवाइडेड टू चिल्ड्रन ऑफ फार्मर्स फ्रॉम KG to PG and 1 lakh rupees should be given for wedding of farmer's daughter and private companies should be banned from प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। These can be considered। तो ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे इनकी डिमांड्स कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहली डिमांड है कि गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड फ्री एजुकेशन टू चिल्ड्रन ऑफ फार्मर्स, तो फ्री एजुकेशन देना चाहिए। दूसरा ये कि गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड 1 लाख रुपीज़ फॉर वेडिंग ऑफ फार्मर्स डॉटर एंड गवर्नमेंट शुड बैन द प्राइवेट कंपनीज इन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। एंड हम क्या कर सकते हैं, इन सारे जो इनके सजेशंस हैं उनको हाईलाइट कर सकते हैं जब भी हमसे पूछा जाए व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन टू सॉल्व द फार्मर्स डिस्ट्रेस। तो ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो इन्होंने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाया है दैट इज विल लोन वेवर सॉल्व इंडियाज एग्रेरियन क्राइसिस। आप लोग कमेंट करके इस टॉपिक के बारे में बताइएगा कि डू यू एग्री विद दिस व्यू दैट द लोन वेवर्स कैन सॉल्व इंडियाज एग्रेरियन क्राइसिस। एंड एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आप लोगों में से जो लोग भी आंसर करना चाहते हैं वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, दैट इज exclusively meant for answer writing, so you can answer over there, will loan waiver solve India's agrarian crisis। तो ये न्यूज़ इस पेज पे इंपॉर्टेंट थी। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे ये है 156 तालुका इन कर्नाटका डिक्लेयर्ड ड्रॉट हिट। तो यहाँ पे एक चीज़ जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो ये है कि ड्रॉट डिक्लेयर कौन करता है। इन इंडिया रिमेंबर दैट स्टेट गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू डिक्लेयर ड्रॉट इन एनी एरिया। तो ध्यान रखिएगा, इंडिया में जो ड्रॉट डिक्लेयर करने की पावर है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास है। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी इससे रिलेटेड। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट पेज पे हमारे लिए कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। Yes, this news is important for us. Another Olive Ridley nesting site soon। तो ये ओलिव रिडले की जो नेस्टिंग साइट है वो उड़ीसा में एक और नई बना रहे हैं। बहुधा रिवर के किनारे बनाई जाएगी इन उड़ीसा। एंड अनदर वन वेरी फेमस नेस्टिंग ग्राउंड फॉर ओलिव रिडले टर्टल इन उड़ीसा इज ऋषिकुल रुकरी। तो ध्यान रखिएगा कि अब उड़ीसा में पहले तो ऋषिकुल थी, अब बहुधा रुकरी भी बनाई जा रही है। ओलिव रिडले टर्टल के बारे में देख लेते हैं। इट इज़ क्लासिफाइड एज अ वल्नरेबल इन IUCN रेड लिस्ट। तो ध्यान रखिएगा कि IUCN रेड लिस्ट में ओलिव रिडले टर्टल का जो क्लासिफिकेशन है वो वल्नरेबल का है। अब हम लोग IUCN के बारे में देख लेते हैं कि ये क्या है। IUCN दैट इज इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग फॉर द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये ध्यान रखिएगा किस फील्ड में काम करती है, कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ये बनी कब थी? It was formed on 5th of October 1948 and it is located in Gland, Switzerland। ये ध्यान रखिएगा। एंड IUCN that is International Union for Conservation of Nature is best known for Red List of Threatened Species। तो यहाँ पे हमने इस न्यूज़ में देखा कि ओलिव रिडले टर्टल जो है वो ऋषिकुल के अलावा बहुधा रुकरी में भी नेस्टिंग के लिए उनके स्पेस दी जाएगी। इसके अलावा IUCN जो है वो रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज जारी करता है एंड ओलिव रिडले टर्टल का उसमें जो क्लासिफिकेशन है वो वल्नरेबल है। एंड IUCN का जो हेडक्वार्टर है वो ग्लांड, स्विट्जरलैंड में है। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये न्यूज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी।
इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे, जो ये न्यूज़ है, सेक्स वर्कर्स लॉयर्स सीक टू एमेंड लैंग्वेज ऑफ एंटी ट्रैफिकिंग बिल। यहाँ पे बेसिकली जो है वो इस कंट्रोवर्सी को डील किया गया है जो जनरेट हो रही है ड्यू टू पासेज ऑफ ट्रैफिकिंग ऑफ पर्संस प्रिवेंशन प्रोटेक्शन एंड रिहेबिलिटेशन 2018 बिल। ये बिल अभी लोकसभा में पास हो चुका है। नाउ इट विल बी टेबल्ड इन द राज्यसभा एंड द सेक्स वर्कर्स हैव डिमांडेड दैट द बिल शुड बी सेंट टू द स्क्रीनिंग कमिटी। और इनकी प्रॉब्लम क्या है इस बिल से? वो प्रॉब्लम ये है कि the bill does not makes a clear distinction between adult sex worker and victims of trafficking or sexual exploitation। तो ये इसके कारण से प्रॉब्लम हो रही है एंड दे से दैट दिस नॉन डिस्टिंक्शन would lead to criminalization of the adult sex work and it will be used by the policemen to harass sex workers। तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान रखिएगा कि voluntary adult sex work is not illegal in India under certain circumstances। लेकिन अगर ये बिल जो अपने इस प्रेजेंट फॉर्म में पास हो गया then any form of sex work would become criminal and it would be used by police to harass the sex workers। इसके अलावा जो इस बिल में जो दूसरी कंट्रोवर्सी है जो सेक्स वर्कर्स डिमांड कर रही हैं वो ये है कि सेक्स वर्कर्स आर डिमांडिंग दैट द कंसेंट ऑफ अ पर्सन शुड बी टेकन बिफोर सेंडिंग देम टू रिहेबिलिटेशन सेंटर। देयर आर मेनी ऑफ वुमेन हु डोंट वांट टू गो टू रिहेबिलिटेशन सेंटर बिकॉज दे आर ओनली ब्रेड विनर्स ऑफ देयर फैमिली। तो ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे। इसके लिए इस बिल से रिलेटेड दो कंट्रोवर्सीज हमने देखी। सबसे पहली ये कि डिस्टिंक्शन नहीं है एडल्ट सेक्स वर्कर एंड जो विक्टिम्स हैं सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन की, एंड दूसरा कंसेंट से रिलेटेड है कि बिफोर सेंडिंग एनी सेक्स वर्कर टू रिहेबिलिटेशन सेंटर हर कंसेंट शुड बी टेकन। तो ये ध्यान रखिएगा इस बिल से रिलेटेड। इसके बाद जो है एक न्यूज़ है जो है किन ऑफ एंड पंसारे टू अपोज सीबीआई प्रोब। यहाँ पे एज सच इस न्यूज आर्टिकल के अंदर जो दे रखा है दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। व्हाट इज गिवन इन दिस आर्टिकल हियर वी नीड टू highlight one important point that this article highlights that how much the credibility of CBI has been eroded, that now families are not willing to hand over the probe to CBI। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा what could be done to restore the credibility of CBI, how it can be restored। तो यहाँ पे न्यूज़ हमने देखी है related to erosion of credibility of CBI। तो ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं एडिटोरियल के ऊपर एंड जो आज का सबसे पहला एडिटोरियल था वो मेघालय में माइनिंग डिसास्टर के ऊपर था। सो द फर्स्ट एडिटोरियल वाज ऑन मेघालय's माइनिंग डिसास्टर। सो व्हाट हैज हैपेंड, लेट्स सी दैट। First see what has happened. At Kasan mine in Jaintia Hills district of Meghalaya, an illegal mine collapsed and 13 workers are now trapped in this mine since December 13। तो हुआ ये है कि एक माइन जो है वो कोलैप्स हो गई है और वहाँ पे 13 workers are trapped in that mine and editorial highlights that how Kasan mine was allowed to function in violation of not just safety norms but a complete prohibition that was issued by the National Green Tribunal। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये ना सिर्फ इलीगल माइनिंग थी बल्कि सेफ्टी प्रिकॉशंस भी नहीं लिए गए थे। So what has led to this disaster? Unscientific mining has led to collapse of the chamber and deadly flooding that followed it make the conditions worse। तो ध्यान रखिएगा ये चीज़ हुई है। और इसके बाद Meghalaya government did not have equipment to dewater the stricken mine quickly and they also did not showed up any sort of agency to acquire it from elsewhere despite the involvement of NDRF। तो हुआ ये है कि एक तो मेघालय गवर्नमेंट के पास पहले ही इक्विपमेंट नहीं थे कि वो माइन को डीवाटर कर सके एंड उन्होंने कोई अर्जेंसी भी नहीं दिखाई सो दैट दे कैन क्विकली ब्रिंग दैट इक्विपमेंट फ्रॉम एनी अदर स्टेट। तो ये दैट शोज सम सॉर्ट ऑफ क्रिमिनल नेग्लिजेंस बाय मेघालय गवर्नमेंट। So what editorial has suggested in this article, they have suggested that government should take effective steps to curb such illegal mining and they have suggested that the pre-mining surveys and safety protocols should be ensured at every mine। Third suggestion they have suggested is that for people affected by recent collapse adequate compensation and job should be provided to their kins। तो यहाँ पे तीन चीज़ें एडिटोरियल ने सजेस्ट की हैं। सबसे पहली ये कि गवर्नमेंट को प्रॉपर स्टेप्स लेने चाहिए टू कर्ब इलीगल माइनिंग। दूसरी चीज़ ये कि जो प्री माइनिंग सर्वेज एंड सेफ्टी प्रोटोकॉल शुड बी इंश्योर्ड एट एवरी माइंस। तीसरी चीज़ ये कि जो रिसेंट कोलैप्स हुआ है उनके जो भी अफेक्टेड लोग हैं उनकी फैमिलीज को एडिक्वेट कंपनसेशन दिया जाए और एक जॉब दी जाए। इन दिस एडिटोरियल अ वर्ड Dickensian was used and what does it means?
इट मीन्स लिविंग और वर्किंग कंडीशंस दैट आर बिलो स्टैंडर्ड, जो मतलब ऐसी वर्किंग कंडीशंस जो बहुत ही ज़्यादा खराब हैं, उनके लिए जो टर्म यूज़ किया जाता है उसको डिकेंशियन बोलते हैं। एंड इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द चार्ल्स डिकेंस नॉवेल इन विच सच सिचुएशंस वर डिस्क्राइब्ड इन 19th सेंचुरी। तो ये ध्यान रखिएगा इस शब्द का क्या मतलब होता है। यहाँ पे दो इंस्टीट्यूशंस का नाम लिया गया है, पहला एनजीटी है, एनजीटी के बारे में देख लेते हैं। ध्यान रखिएगा एनजीटी इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, इट वाज एस्टेब्लिश्ड अंडर द एनजीटी एक्ट ऑफ 2010। तो ये ध्यान रखिएगा। एंड ये किस प्रिंसिपल पे काम करती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। अभी प्रेजेंट चेयरमैन कौन है एनजीटी के, तो प्रेजेंट चेयरमैन है जस्टिस रिटायर्ड आदर्श कुमार गोयल, AK गोयल। ध्यान रखिएगा एनजीटी के चेयरपर्सन है। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टेब्लिश्ड अंडर द एनजीटी एक्ट ऑफ 2010। जो दूसरी बॉडी यहाँ पे डिस्कस की गई है वो है एनडीआरएफ, दैट इज नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। एनडीआरएफ के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। एनडीआरएफ इज अ स्पेशलाइज्ड फोर्स कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द पर्पस ऑफ स्पेशलिस्ट रिस्पांस टू अ थ्रेटनिंग डिजास्टर सिचुएशन और अ डिजास्टर। तो बेसिकली डिजास्टर से डील करने के लिए जो फोर्स बनाई गई है वो एनडीआरएफ है। ये कब बनी थी, इट वॉज फॉर्म्ड इन 2005 अंडर द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 2005। एंड इसकी नोडल मिनिस्ट्री ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नोडल मिनिस्ट्री जो एनडीआरएफ की है वो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो ये ध्यान रखिएगा। इसका जो दूसरा एडिटोरियल है वो है बियर हक के, विंटर बियर हक। And this editorial is about declining stock exchanges around the globe as central banks tighten their monetary policy। तो इस आर्टिकल को शुरू करने से पहले हम लोग एक जो इसमें एक टर्म लिखा हुआ है बियर हग वो देख लेते हैं। एक्चुअली there are two terms related to stock market. First is bear and second one is bull. So when stock markets are rising then they are referred to as bullish market. जब वो बढ़ रहे होते हैं, जब स्टॉक मार्केट्स ऊपर जा रहे होते हैं तब उसको बोला जाता है बुलिश मार्केट। एंड जब when stock markets are declining or falling then they are referred to as bearish। तो जैसा कि यहाँ पे we will explain later that stock markets are falling in America and elsewhere, so that is the reason why this editorial has used the word bear hug। तो ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है। इस पूरे एडिटोरियल को डिस्कशन में ये दो टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको पहले समझाया जा रहा है। तो मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो इट इज़ अ टूल इन द हैंड्स ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ एनी कंट्री टू कंट्रोल मनी सप्लाई एंड क्रेडिट इन द इकोनॉमी। तो ध्यान रखिएगा सेंट्रल बैंक जिस टूल का यूज़ करके किसी भी कंट्री में मनी सप्लाई या क्रेडिट ग्रोथ को रोक या बढ़ा सकता है उसको मॉनेटरी पॉलिसी बोला जाता है। एंड इट इज़ बेसिकली यूज टू कंट्रोल इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। टूल्स क्या क्या होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के, और टूल्स होते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन, बैंक रेट, CRR, SLR। इन सब के बारे में डेफिनेशंस हम लोग देखेंगे बाद में, बट आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स हैं वो कौन कौन से हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन, बैंक रेट, CRR एंड SLR। तो ये ध्यान रखिएगा। अब हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे हुआ क्या है, इस एडिटोरियल में हुआ क्या है जिसके कारण एडिटोरियल लिखना पड़ा। सो US डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज हैज लॉस्ट अ मैसिव 650 पॉइंट्स ऑन मंडे, अ ड्रॉप ऑफ ऑलमोस्ट 3% विद इन अ सिंगल ट्रेडिंग सेशन। तो जो US का स्टॉक एक्सचेंज है US डाउ जोन्स, उसमें बहुत ज़्यादा गिरावट आई है, इट हैज़ फॉलन बाई ऑलमोस्ट 3%। सो What led to this decline? तो हुआ क्या है कि जिसके कारण ये डिक्लाइन हुआ है। दिस डिक्लाइन हैज केम आफ्टर ट्रेजरी सेक्रेटरी स्टीवन मंचिन्स स्टेटमेंट ऑन संडे दैट अनाउंस द प्रेसिडेंट्स वर्किंग ग्रुप ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स। तो ये प्रेसिडेंट जो यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने एक वर्किंग ग्रुप बनाया है ऑन फाइनेंशियल मार्केट्स, इसके कारण से ड्रॉप आया है। एंड इस वर्किंग ग्रुप के कारण क्यों ड्रॉप आया, बिकॉज लास्ट टाइम सच अ ग्रुप वाज फॉर्म्ड इन 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस। तो इस कारण से कई लोगों को जो इन्वेस्ट करते हैं मार्केट में उनको लगा कि सिंस दिस ग्रुप हैज़ अगेन बीन फॉर्म्ड, सो देयर इज अ सिचुएशन दैट फाइनेंशियल सिस्टम माइट फेस अ सर्टेन सॉर्ट ऑफ टर्मोइल। तो इस कारण से यहाँ पे ये डिक्लाइन आया है। एंड प्रेसिडेंट ट्रंप क्यों वरीड है इससे रिलेटेड, क्योंकि बिकॉज ऑफ हायर इंटरेस्ट रेट इट कैन अफेक्ट द इकोनॉमिक ग्रोथ विच हैज़ बीन रोबस्ट इन रिसेंट टाइम्स। तो अगर फेडरल बैंक जो यूनाइटेड स्टेट्स का है वो अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा तो इसके कारण इकोनॉमी में पैसा कम हो जाएगा एंड ग्रोथ विल श्योरली डिक्लाइन एंड दिस वुड अफेक्ट द पॉपुलैरिटी ऑफ ट्रंप। सो दिस इज द रीजन वाई प्रेसिडेंट ट्रंप इज सो मच वरीड अबाउट डिक्रीजिंग ऑफ द इंटरेस्ट रेट। और एक चीज और ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि दिस इशू इज अ क्लासिक केस ऑफ टसल बिटवीन गवर्नमेंट एंड सेंट्रल बैंक।
गवर्नमेंट्स के साथ क्या होता है, बिकॉज दे आर पॉलिटिकली इलेक्टेड एंड दे हैव टू फेस इलेक्शंस टाइम एंड अगेन, सो दे टारगेट लोअर इंटरेस्ट रेट टू बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ. एंड सेंट्रल बैंक क्या चाहता है, सेंट्रल बैंक्स वांट्स हायर इंटरेस्ट रेट्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन. तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो बेसिक लड़ाई है वो सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सेंट्रल बैंक के बीच में है. वो टसल जो है इट कंटिन्यूज इन एनी नेशन you look, and there is a tussle between the government which wants lower interest rate and a central bank which wants higher interest rates to control inflation. तो ये ध्यान रखिएगा. इस एडिटोरियल में हम लोगों ने देखा बियर एंड बुल दो टर्म्स, इनका क्या मतलब होता है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, और एंड इसके अलावा टूल्स क्या है मॉनेटरी पॉलिसी के, एंड रिसेंट जो है यूनाइटेड स्टेट्स में स्टॉक मार्केट क्यों गिर रहा है उसके हमने रीजंस देखे इस एडिटोरियल में. अब हम लोग लीड आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, विच वॉज ऑन इंडियाज नेबरहुड एंड लीस्ट इंटीग्रेटेड नेचर ऑफ साउथ एशियन रीजन. तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो एडिटोरियल है वो लिखा गया है दो टॉपिक्स के ऊपर. पहला ये कि इंडिया का रिलेशन उसके नेबर्स के साथ कैसा है और इंडिया को क्या स्टेप्स लेने चाहिए, व्हाट स्टेप्स इंडिया शुड टेक to improve its relation with its neighbor, and second is how South Asian region can be much more integrated, because South Asian region is considered as one of the least integrated region of the world. And before going into this article, first let's see the term zero sum game used by the author. जो यहाँ पे लिखा हुआ है zero sum style foreign policy, तो इसका क्या मतलब होता है. zero sum game का मतलब होता है कि one party has to lose so that other party can win. तो this approach author is saying that should not be taken in the foreign policy, that if India has to win then other countries has to lose, or if other countries has to win then India has to lose. So we should shun this approach. हमें ये अप्रोच छोड़ देनी चाहिए जीरो सम स्टाइल वाली, कि जिसमें कि if India wins then other parties lose, then other countries lose, and if other countries win then India loses. तो ये ध्यान रखिएगा. Now let's begin the discussion about this article, and in this article author says that due to incoherent foreign policy of India, its influence and goodwill are decreasing in the South Asian region. तो author बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो because of incoherent foreign policies of India, its influence as well is decreasing in the South Asian region, and there is a need for corrective action which should be taken by our foreign policy makers. Author highlights that Modi government started well by inviting all the South Asian leaders to its swearing-in ceremony and making grand foreign policy commitments. तो सबसे पहली चीज़ जो मोदी गवर्नमेंट ने अपने फॉर्मेशन के बाद की थी, वो सारे के सारे साउथ एशियन जो इतने भी लीडर्स थे उनको अपने स्वेरिंग इन सेरेमनी में बुलाया था. That was a step in the right direction, but after that author India has lost its diplomatic balance. एंड एविडेंस क्या साइट किए हैं ऑथर ने कि जिसके कारण वो ऐसा कह रहे हैं कि इंडिया हैज़ लॉस्ट इट्स डिप्लोमेटिक बैलेंस, दैट इंडिया ट्राई टू इंटरफेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस ऑफ नेपाल, एंड दैट बैकफायर्ड ऑन इंडिया, बिकॉज सिंस देन नेपाल हैज़ ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स चाइना. जो दूसरा एविडेंस कर रहे हैं वो ये है कि इंडिया हैज़ बीन एक्यूज्ड ऑफ ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस इलेक्टोरल आउटकम्स इन श्रीलंका, एंड वी हैव सीन दैट हाउ मैत्रीपाल सिरिसेना सैक्ड रिसेंटली Vikramasinghe, and then India again has to go towards Mahinda Rajapaksa faction. तो ये ध्यान रखिएगा. तीसरा जो एविडेंस वो दे रहे हैं, इंडिया वॉज फाउंड सीवियरली वांटिंग ऑन रोहिंग्या क्राइसिस, दैट रोहिंग्या क्राइसिस वॉज बेटर मैनेज्ड बाय चाइना देन बाय इंडिया, डिस्पाइट इंडिया बीइंग अ क्लोज नेबर टू म्यांमार. फोर्थ जो उन्होंने एविडेंस दिया है, दैट इज अबाउट हाउ इंडिया डेल्ट विद द पॉलिटिकल क्राइसिस इन मालदीव्स, एंड ही सेज दैट इंडिया वॉज क्लूलेस अबाउट हाउ टू डील विद पॉलिटिकल क्राइसिस इन मालदीव्स. Then he highlights that in 2018 there seems to come some good news from our neighbors, but it was not because of Indian diplomacy. It more has to do with the natural course of things, like election of Ibrahim Mohammed Soleh in Maldives, who has declared India as its close partner, or again making Ranil Wickremesinghe as Prime Minister of Sri Lanka. So he says that though India's relations are improving with its neighbors, but it is not because of Indian diplomacy. So what is he suggesting so that India could improve its relation with its neighbors? तो सबसे पहली चीज़ वो सजेस्ट कर रहे हैं कि India must shed its aggression. India must shed its aggression and deal with tricky situations
फार मोर डिप्लोमेटिकली। तो ये उन्होंने सजेस्ट किया है कि इंडिया शुड शन इट्स एग्रेसिव स्टैंस। जो सेकंड सजेस्ट उन्होंने किया है वो ये किया है कि इंडिया शुड नॉट मेडल इन द डोमेस्टिक पॉलिटिक्स ऑफ नेबरिंग कंट्रीज, इवन दो वन ऑफ द फैक्शन माइट वांट इंडिया टू मेडल इन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, बट इंडिया शुड डिसिस्ट फ्रॉम मेडलिंग इन द डोमेस्टिक पॉलिटिक्स ऑफ नेबरिंग कंट्रीज। तो इंडिया को किसी की भी डोमेस्टिक पॉलिसी में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तीसरा जो उन्होंने सजेस्ट किया है कि इंडिया मस्ट नॉट फेल टू फॉलो अप ऑन इट्स प्रोमिसेस टू इट्स नेबर्स। तो ये ध्यान रखिएगा कि इंडिया को अपने जो प्रोमिसेस उन्होंने अपने नेबर से किए हैं फुलफिल करना चाहिए। जैसा कि हम बांग्लादेश के साथ तीस्ता वाटर ट्रीटी वी आर नॉट साइनिंग इट, सो दैट इज अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। जो चौथा उन्होंने सजेस्ट किया है वो ये है कि इंडिया शुड नॉट अननेसेसरीली कॉम्पीट विथ चाइना, दे कैन नॉट कॉम्पीट, especially with regard to regional infrastructure cannot compete with China, so we should not try to compete with them. Instead, India should invest where China falls short, especially at the level of institution building and the use of India को basically institution building और soft power के ऊपर देना चाहिए instead of competing with China for the infrastructure project। जो पांचवा उन्होंने सजेस्ट किया है वो ये किया है कि न्यू should look for convergence of interest with China in the South Asian region, spanning from Afghanistan to Nepal to श्रीलंका। तो जो भी ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे मिलिट्री या कोई भी डिस्प्यूट नहीं है वहाँ इंडिया को चाइना के साथ कोऑपरेट करना चाहिए, दैट ही इज सजेस्टिंग। इसके बाद जो है वो सजेस्ट कर रहे हैं कि देयर शुड बी बेटर रीजनल ट्रेडिंग अरेंजमेंट्स एंड इंडिया शुड पुश फॉर साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो उन्होंने सजेस्ट किया लास्ट पॉइंट कि इंडिया शुड वर्क ऑन रिसरेक्टिंग सार्क इंस्टेड ऑफ डीलिंग विद द साउथ एशियन नेशंस बायलैटरली, इंडिया शुड रिसरेक्ट सार्क सो दैट इट कैन डील विद द एंटायर साउथ एशियन नेबर एंड दिस लीड्स टू बेटर इंटीग्रेशन। तो ये था इस आर्टिकल में। इस आर्टिकल में बेसिकली हमने इंडिया के रिलेशंस देखे उसके नेबर के साथ, कैसे वो पहले खराब हुए, हाउ दे डिटोरिएटेड एंड नाउ अगेन दे आर ऑन गुड टर्म्स, एंड व्हाट इंडिया शुड डू टू improve its relation with neighbors. I had told you 7 or 8 points, so I hope you will use them in your answer writing for mains. Next article देख लेते हैं, which was related to abandoned on the battlefield, and it was on the United States decision to pull out American troops from Syria. And this author highlights that this might prove disaster for Syrian, the unsung heroes of the battle against Islamic State. तो ये ध्यान रखिएगा, यूनाइटेड स्टेट्स जब सीरिया से चला जाएगा तो उसका जो सबसे बड़ा नुकसान होगा वो मोस्ट ऑफ द एक्सपर्ट्स आर सेइंग दैट इट वुड बी टू सीरियन कर्ड्स। ये ध्यान रखिएगा। एंड इसके अलावा कर्ड्स के बारे में देख लेते हैं। हु आर कर्ड्स? कर्ड्स आर द इरानियन इथनिक पीपल इन द बॉर्डर एरियाज ऑफ ईरान, इराक, सीरिया एंड टर्की। तो जो कंट्रीज हैं जहाँ पे कुर्ड्स रह रहे हैं वो है ईरान, इराक, सीरिया एंड टर्की, एंड दे आर कंसीडर्ड एज टेररिस्ट बाय टर्की एज दे डिमांड अ सेपरेट स्टेट फॉर। ध्यान रखिएगा। एंड जब यूएस का विड्रॉल हो जाएगा दिस वुड अलाउ टर्की टू attack Kurds and they will be forced to withdraw their forces from fighting Islamic State by Turkish state। तो ये ध्यान रखिएगा इसके बारे में। And another thing that this author has highlighted is that the US has a history of supporting and betraying the Kurds। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद भी यूनाइटेड स्टेट्स ने प्रॉमिस किया था कि उनको एक सेपरेट स्टेट दिया जाएगा, लेकिन बाद में वो नहीं दिया गया। सो हियर ही इज हाईलाइटिंग दैट द यूएस हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ सपोर्टिंग एंड बिट्रेइंग द कर्ड्स। एंड कंक्लूजन क्या है इस पूरे आर्टिकल का, वो ये है कि United States has the moral obligation to ensure the safety of Syrian Kurds, and instead of directly leaving Syria, they should have used the pull-out as a bargaining chip to get concessions from both Turkey as well as Syria, so that the Syrian Kurds might be protected and at least they could be given autonomy। तो ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हमने इस आर्टिकल में दो चीज़ें देखी हैं। सबसे पहले कि कर्ड्स कहाँ कहाँ रहते हैं, तो वो रहते हैं ईरान, इराक, टर्की एंड सीरियन बॉर्डर्स में। दूसरी चीज़ ये देखी है कि यूनाइटेड स्टेट्स शुड हैव वेटेड मोर फॉर प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी टू कर्ड्स। तो ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद ओपेड पेज पे आ जाते हैं। जो लीड आर्टिकल है ओपेड पेज में, डेट वाज ऑन नीति आयोग स्ट्रेटजी फॉर न्यू इंडिया एट 75 विच वाज अनवेल्ड रिसेंटली। तो अभी रिसेंटली नीति आयोग ने एक स्ट्रेटजी अपना डिक्लेयर किया है, स्ट्रेटजी फॉर न्यू इंडिया एट द 75, एंड उसको लेकर के जो प्रॉब्लम है या किन एरियाज़ को फोकस करना चाहिए ये इस एडिटोरियल में बताया गया है। एंड दिस
आर्टिकल बेसिकली फोकसेस ऑन टू थिंग्स, दैट इज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड लेबर रिफॉर्म्स। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इन्होंने दो चीज़ों के ऊपर हाईलाइट किया, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड लेबर रिफॉर्म के ऊपर। एंड हियर ऑथर हैज़ lauded the intent of नीति आयोग to involve every Indian in development movement। एंड तो ये सबसे अच्छी चीज़ है, नीति आयोग ने बोला है कि एवरी इंडियन शुड पार्टिसिपेट इन डेवलपमेंट मूवमेंट ऑफ इंडिया। दैट ऑथर हैज़ ऑल्सो कमेंडेड नीति आयोग फॉर दैट। एंड ही ऑल्सो लॉर्ड्स नीति आयोग सजेशन दैट 15 रिपोर्ट्स ऑफ द सेकेंड ARC मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड विग्रसली। तो नीति आयोग ने ये भी बोला है कि जो 15 रिपोर्टें सेंटर के पास पड़ी हुई हैं सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन की, उनको हमको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करना चाहिए। इसके अलावा जो उन्होंने another thing that he has highlighted that it is employment that matters more to the Indian citizen than the GDP growth rate। तो ध्यान रखिएगा, even if you are living in the fastest growing economy but if you are not getting employment then there is no use of such a fast growing economy। And here as I have already said that the two important issues are labor reforms and employment। तो employment के लिए author क्या suggest कर रहे हैं, he is suggesting that the center should focus on labor intensive manufacturing industries। तो टारगेट ये नहीं होना चाहिए कि सिंपली वी इंक्रीज द मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम 16% of GDP to 25% of GDP। Instead we should focus on labor intensive manufacturing industries that provide employment to our unemployed youth। जो दूसरा उन्होंने सजेशन दिया है that is tax incentive should be given to those sectors that favor employment creation and not more capital investment। तो हमें फोकस किस पे करना चाहिए, फोकस हमें करना चाहिए ऐसी इंडस्ट्रीज पे जो ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट दे रही हूँ। इसके बाद जो उन्होंने तीसरा सजेशन दिया है वो ये है कि नीड फॉर स्ट्रॉन्ग क्लस्टर्स ऑफ एंटरप्राइजेस फॉर कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्रियल सेक्टर इंस्टेड ऑफ फोकसिंग टू मच ऑन फॉर्मलाइजिंग स्मॉल एंटरप्राइजेस। हमें क्लस्टर्स बनाने चाहिए, ना कि मतलब छोटी छोटी इंडस्ट्रीज को और ज़्यादा फॉर्मलाइज करने से अच्छा है कि हम स्ट्रॉन्ग क्लस्टर्स बनाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिल सके। And with regard to labor laws, author suggests that instead of focusing only on codification, need is to reorient them to fit in the social and economic realities of India। तो हुआ ये है कि in the last 25 years inequality has arisen and this is largely because trade unions have weakened। This is what author is saying, that because trade unions have weakened, so there is not a level playing field for both the employees and the employers, and this is the reason why employees are being paid very less। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इन्होंने ये सजेस्ट किया है। एंड फाइनली ही कंक्लूड्स बाय हाईलाइटिंग दैट डेवलपमेंट मस्ट बी बाय द पीपल, दैट इज मोटिवेशन शुड बी देयर ऑफ द पीपल, दैट इज हेल्थ एजुकेशन importance, and for the people that is it that the development leads to growth of their income, well-being and happiness। तो इस आर्टिकल में बेसिकली हमने दो चीज़ें देखी हैं, that is importance of employment एंड सेकेंड चीज़ देखी है कि लेबर रिफॉर्म्स। एंड एम्प्लॉयमेंट के केस में ऑथर ने ये बोला है कि वी शुड फोकस ऑन लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज एंड लेबर रिफॉर्म्स के बारे में बोला है वी शुड स्ट्रेंथन द ट्रेड यूनियन सो दैट एम्प्लॉयज कैन गेट अ बेटर पेमेंट। तो ये ध्यान रखिएगा इस पूरे आर्टिकल के बारे में। जो सेकेंड आर्टिकल था दैट वाज ऑन ब्रांड टाइटन एंड दैट इज नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर अस, सो वी कैन लीव इट। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, लेट्स सी व्हाट इज द इंपॉर्टेंट न्यूज ओवर हियर। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है हमारे लिए, ज्योति रंधावा हेल्ड ऑन पोचिंग चार्ज। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दैट इज़ रिलेटेड टू कटर्निया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो कटर्निया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? इट इज़ लोकेटेड इन बहरीच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड इन 1987 इट वॉज ब्रॉट अंडर प्रोजेक्ट टाइगर। एंड ध्यान रखिएगा ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कटर्निया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इट इज़ पार्ट ऑफ दुधवा टाइगर रिजर्व and it is home to some of the endangered species including the rhino and gangetic dolphin। तो ध्यान रखिएगा कि कटर्निया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में राइनो भी पाया जाता है एंड गंगेटिक डॉल्फिन भी पाया जाता है एंड इट इज़ पार्ट ऑफ दुधवा टाइगर रिजर्व। एंड यहाँ पे एक टर्म यूज हुआ है प्रोजेक्ट टाइगर। तो प्रोजेक्ट टाइगर क्या है? प्रोजेक्ट टाइगर इज अ टाइगर कंजर्वेशन प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 1 अप्रैल 1973। तो प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च हुआ था? ध्यान रखिएगा इट वाज लॉन्च्ड ऑन 1 अप्रैल 1973। इस पेज पे बाकी कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं थी हमारे लिए। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है हमारे लिए वो है नेपाल कैप्स एक्सपेंडिचर ऑफ इट्स सिटीजन्स इन इंडिया। तो नेपाल ने ऐसा क्यों किया है? बिकॉज ऑफ डीमोनेटाइजेशन।
क्योंकि जब when last time demonetization happened, then Nepali citizens have to face a lot of crisis, so that is the reason why they have capped the expenditure of its citizens in India. And cap कितना है? The Nepali citizens cannot spend more than rupees 1 lakh a month in India, and now Nepal wants to take the charge of its own currency. तो ये नेपाल ने अपने citizens के लिए पॉलिसी की है। यहाँ पे बाकी कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, that was a political news. So next important news for us is on page number 12, that is related to hypersonic missile developed by Russia, and Russia has successfully tested a hypersonic missile. सबसे पहले हम देख लेते हैं hypersonic missile क्या होती है। A hypersonic missile has a speed that is more than 5 times the speed of sound. तो ये ध्यान रखिएगा कि hypersonic missile वो मिसाइल होती है जिसकी स्पीड साउंड की स्पीड से 5 गुना ज़्यादा होती है, 5 times more than the speed of sound. एंड जो इस सिस्टम का नाम है वो एवेनगार्ड सिस्टम दिया गया है। एंड दिस हाइपरसोनिक मिसाइल कुड फ्लाई एट 20 times the speed of sound, and it can be maneuvered up and down, meaning that it could breach many defense systems. So it is cited as the best of existing defense system. Not much is known about this missile, so when we will know about it, then we will discuss it with you. But till for today, just remember that Russia has tested its Avangard system and it is a hypersonic missile. तो ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो है पेज नंबर 13 में, बिजनेस से रिलेटेड। सेंटर टाइटन्स द रूल फॉर सेलिंग ऑफ ई कॉमर्स, टाइटनिंग ऑफ नॉर्म्स फॉर ई कॉमर्स। तो जो न्यूज़ है वो ये है कि फ्रॉम February 1 ई कॉमर्स कंपनीज वुड बी बार्ड फ्रॉम सेलिंग प्रोडक्ट्स सोर्स फ्रॉम फर्म्स इन विच दे हैव स्टेक इन और कंट्रोल ओवर। तो 1 फरवरी से क्या होगा कि जो जैसे अमेजन है, अगर वो अपना ही कोई प्रोडक्ट बेच रही है तो उसको लेकर के सरकार ने रूल्स जो हैं वो बना दिए हैं कि दे कैन नॉट सेल दोज प्रोडक्ट्स इन विच दे हैव स्टेक ओवर। तो अगर अमेजन का कोई भी प्रोडक्ट है तो वो अपने ही साइट पे नहीं बेच सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो यहाँ पे है कि 100% FDI इज परमिटेड अंडर ऑटोमेटिक रूट इन मार्केट प्लेस मॉडल ऑफ ई कॉमर्स। तो बेसिकली जो ई कॉमर्स ट्रेड होता है उसके 2 मॉडल्स होते हैं, पहला है मार्केट प्लेस मॉडल एंड दूसरा है इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल। तो इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल में क्या होता है कि आप अपने गुड्स एंड सर्विसेज को ही बेचते हैं। इन द इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल व्हाट यू डू इज दैट यू सेल योर ओन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन योर ओन वेबसाइट। और मार्केट प्लेस मॉडल क्या होता है कि मार्केट प्लेस मॉडल में दूसरे के गुड्स एंड सर्विसेज आप अपनी साइट पे बेचते हैं, यू जस्ट एक्ट एज एन इंटरमीडियरी। सो व्हाट हैपेंस इन marketplace model is that you are just a facilitator between the seller and buyer. So government has allowed 100% FDI under marketplace model. Just remember this कि 100% FDI is allowed under marketplace model and not under the inventory based model. तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग इस न्यूज़ में। एंड जो आगे बढ़ते हैं, जो अगली न्यूज़ है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ वो है कि RBI हैज़ फॉर्म्ड अ कमिटी ऑन इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क। तो दिस इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क वाज वन ऑफ द पॉइंट ऑफ टसल बिटवीन द RBI एंड फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो इसको लेकर के कमेटी बनाई गई है। इस कमेटी के चेयरमैन कौन होंगे? बिमल जालान। हु इज बिमल जालान? बिमल जालान इज फॉर्मर RBI गवर्नर हु सर्व्ड एज RBI गवर्नर बिटवीन 1997 एंड 2003। ध्यान रखिएगा। इसके जो बाकी मेंबर्स हैं आप लोग पढ़ लीजिएगा, सुभाष चंद्र गर्ग एंड डिप्टी गवर्नर ऑफ RBI NS विश्वनाथन एंड 2 बोर्ड मेंबर्स भरत दोषी एंड सुधीर मनकड़। हमारे जो इंपॉर्टेंट है वो है इनके इस कमेटी के चेयरमैन, डेट इज इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क कमेटी के चेयरमैन कौन है? चेयरमैन है बिमल जालान। एंड इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस क्या हैं? तो सबसे पहला टर्म्स ऑफ रेफरेंस है कि कितना रिजर्व RBI के पास होना चाहिए, हाउ मच मनी RBI शुड होल्ड एज बफर। दूसरा जो इनको दिया गया है वो ये दिया गया कि दे विल स्टडी द बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलोड बाय द सेंट्रल बैंक्स वर्ल्ड वाइड विद रिगार्ड टू रिस्क मैनेजमेंट और मैनेजिंग द एसेट्स। तो उसको पढ़ करके लोग कहेंगे कि व्हाट RBI शुड डू। जो तीसरा इनको मैंडेट दिया गया है दैट इज दे विल रिकमेंड द एडिक्वेट लेवल ऑफ रिस्क प्रोविजनिंग, दैट हाउ मच रिजर्व्स RBI शुड होल्ड एंड वेदर द प्रेजेंट रिजर्व्स आर सफिशिएंट और नॉट। इसके अलावा जो है वो इनको एक और टर्म्स ऑफ रेफरेंस दिया गया है वो ये है कि दे वुड डिसाइड ऑन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी बिटवीन द RBI एंड द गवर्नमेंट। तो कितना प्रॉफिट शेयर किया जाए गवर्नमेंट के साथ या नहीं किया जाए, इसके बारे में ये कमेटी बताएगी। तो यहाँ पे बेसिकली हमने देखा कि इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क कमेटी बिमल जालान है एंड उनको जो काम दिया गया है वो टर्म्स ऑफ रेफरेंस दिए गए हैं। फर्स्ट वन, रिजर्व्स हेल्ड बाय द RBI, हाउ मच रिजर्व्स RBI शुड होल्ड। सेकंड इज टू
practices followed by the central banks worldwide. Third is to provide for adequate level of and fourth one is the profit distribution policy, how profit should be distributed between the RBI and government. तो ये ध्यान रखिएगा. इसके बाद यहाँ पे जो न्यूज़ है डेट इज़ रिलेटेड टू टर्बुलेंस इन द प्राइवेट सेक्टर बैंक्स. एंड आप देख सकते हैं इस फोटो में कितने सारे जो प्राइवेट सेक्टर के इंपॉर्टेंट बैंकर्स थे उनको अपने पोस्ट से रिजाइन करना पड़ा. फर्स्ट वन इज चंदा कोचर, देन शिखा शर्मा, देन इवन उर्जित पटेल RBI गवर्नर हैज़ टू रिजाइन, देन राणा कपूर हैज़ टू क्विट यस बैंक. तो ये लिख लीजिएगा, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. हम लोग आगे बढ़ते हैं. जो नेक्स्ट न्यूज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है अ मिक्स्ड बैग फॉर रियलिटी इस टाइटल से. एंड व्हाट इज दिस न्यूज़ इज ऑल अबाउट? दिस न्यूज़ इज अबाउट ईयर एंड रिव्यू ऑफ रियलिटी सेक्टर. डैट इज़ जो हाउसिंग सेक्टर है उसको लेकर के ईयर एंड रिव्यू किया गया है. तो यहाँ पे कुछ गेन्स हाईलाइट किए गए हैं और कुछ लॉसेस हाईलाइट किए गए हैं इस सेक्टर के. तो सबसे पहले हम लोग गेन्स देख लेते हैं. सबसे पहला गेन ये है कि द सेक्टर हैज़ गॉट ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी ऑन अकाउंट ऑफ स्ट्रिंजेंट पॉलिसीज पुट इन प्लेस फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ होम बायर्स. तो बेसिकली जो रेरा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी एक्ट जो पास किया गया उसके कारण जो ट्रांसपेरेंसी आई है दैट इज साइटेड एज अ गेन फॉर दिस सेक्टर. सेकेंड गेन इज द क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम अंडर द प्रधानमंत्री आवास योजना दैट इज मेंट टू प्रोवाइड हाउसिंग एट अफोर्डेबल प्राइस लो इनकम ग्रुप्स. एंड दिस स्कीम प्रधानमंत्री आवास योजना हैज प्रोवाइडेड अ रियलिटी सेक्टर. इसके बाद जो है वो तीसरी अच्छी न्यूज़ जो इस सेक्टर के लिए थी वो थी रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट. जो पहला फर्स्ट रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट वाज इशूड इन दिस ईयर इटसेल्फ. एंड इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे कैश फ्लो बढ़ेगा इस सेक्टर में. सो कैश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस सेक्टर एंड कैश फ्लो वुड इंक्रीज आफ्टर द फॉर्मुलेशन ऑफ रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट. एंड गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो लिबरलाइज्ड FDI norms and this will further improve the cash flow in this sector. इसके बाद जो चैलेंजेस हैं इस सेक्टर में वो हैं, फर्स्ट चैलेंज वाज रिलेटेड टू लिक्विडिटी एंड सेकेंड वाज रिलेटेड टू NBFC क्राइसिस, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज क्राइसिस. एंड थर्ड वन इज इंक्रीज्ड कंप्लायंस विथ रेरा एक्ट ऑफ 2016 जिसके कारण थोड़ी दिक्कत आ रही है. इनिशियली देयर इज अ प्रॉब्लम. एंड अदर इशूज दैट अफेक्टेड दिस सेक्टर वाज डिमोनेटाइजेशन एंड GST. तो ध्यान रखिएगा इस यहाँ पे जो एडवांटेजेस थे वो है प्रधानमंत्री आवास योजना, लिबरल FDI एंड रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट. जो चैलेंजेस थे वो थे रेरा, डिमोनेटाइजेशन एंड GST. तो ये ध्यान रखिएगा इस न्यूज़ में. इसके अलावा इस पेज पे कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है. स्पोर्ट्स सेक्शन वी कैन स्किप ईजिली. एंड देन हियर वन न्यूज़ वॉज क्लाइंबिंग एवरेस्ट टू इंस्पायर सिंगल वुमेन. Two Sherpa widows will try to feed the unfinished essence of their husbands. तो यहाँ पे जो इन दो शेरपा विडोज के हस्बैंड्स खत्म हो गए तो नाउ दे विल ट्राई टू कंप्लीट द अनफिनिश्ड टास्क ऑफ देयर हस्बैंड. यहाँ पे जो एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी वो थी कि व्हेन वाज द फर्स्ट मैन क्लाइम्ड ऑन माउंट एवरेस्ट. तो सबसे पहले न्यूजीलैंडर सर एडमंड हिलेरी एंड तेंजिंग नॉर्गे कंप्लीटेड दिस समिट इन 1953. तो ये ध्यान रखिएगा. इसके बाद इस पेज पे जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो है जापान क्विटिंग इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन. सो जापान हैज सेड दैट नाउ दे वुड रिज्यूम कॉमर्शियल व्हेलिंग एंड दे वुड क्विट इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन. तो आपसे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ रिसेंटली क्विट इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन. तो ध्यान रखिएगा जापान हैज़ क्विट इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन. इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन के बारे में देख लेते हैं कब बना था. इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन वॉज सेटअप ऑन December 2, 1946 एंड इसका पर्पज़ क्या था? इट एम टू प्रोवाइड फॉर द प्रॉपर कंजर्वेशन ऑफ व्हेल स्टॉक्स एंड दस मेक पॉसिबल द ऑर्डरली डेवलपमेंट ऑफ द व्हेलिंग इंडस्ट्री. तो बेसिकली इसका पर्पज़ दो थे, proper conservation of whales and second one was the proper development of the whaling industry. And in 1982 International Whaling Commission adopted a moratorium on commercial whaling. तो 1982 में कॉमर्शियल व्हेलिंग के ऊपर इन्होंने डिसाइड किया था कि ये बैन लगाएंगे. एंड नाउ जापान एंड एज वेल एज रशिया बोथ वर अपोजिंग दिस बैन. सो नाउ जापान हैज़ डिसाइडेड टू रिज्यूम कॉमर्शियल व्हेलिंग एंड दे हैव डिसाइडेड टू लीव द इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन. सो दैट्स ऑल फ्रॉम आवर. Thank you and have a nice day. Please do like, share and subscribe the Exams Made Simple. आप लोग अपने कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा. Thank you and have a nice day.